नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 31 अगस्त साल 2025 और मिडिल ईस्ट की आफ्टरनून शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमास को बड़ा नुकसान हुआ है और आज हमास ने अपने बड़े नुकसान का कबूलनामा भी कर दिया। वहीं साथ ही यमन में कितने लोग मारे गए थे, कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर थे, कौन प्रधानमंत्री थे, इसके बारे में अब यमन की तरफ से पूरी एक फहरिस्त आ गई है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही गजा के अंदर मदद की क्या सूरत हाल है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही यमन ने एक कसम खाई है और उस कसम की वजह से इजराइल ने अपनी तमाम मीटिंग्स को क्यों कैंसिल कर दिया, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही अमेरिका से लेकर इजराइल तक कैसे फिलिस्तीन की हक के लिए, फिलिस्तीन की मदद के लिए आवाज उठाई जा रही है, क्या बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट उस देश के लिए दुआ का काम करता है और दुआओं में कितनी ताकत होती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुका हूं। तो आप कमेंट करते रहें, दुआ करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको यमन की बताऊंगा। दरअसल यमन के ऊपर इजराइल ने बड़ा हमला किया था, इसके बारे में आपको पता है, काफी नुकसान हुआ था, इसके बारे में भी आपको पता है। जो यमन के हुतीस ग्रुप के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री थे अहमद अल रहावी, उनको मार दिया गया था, इसके बारे में भी आपको पता है। लेकिन कुछ चीजें अभी तक क्लियर नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया, लेकिन अब वो चीजें क्लियर हो गई हैं। दरअसल एक बड़ा सवाल था कि प्राइम मिनिस्टर को तो मार दिया, लेकिन इनके साथ और किनको मारने का काम इजराइल ने किया है। तो अब बाकायदा एक लिस्ट आ गई है जिसमें प्रॉपर डिटेलिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि यमन के किन टॉप कैबिनेट मिनिस्टर को मारने का काम इजराइल ने किया। तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे अहमद अल रहावी, उनको मार दिया गया। साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे हासेम शरीफ अल दिन, इनको भी मारने का काम इजराइल ने कर दिया है। साथ ही जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे, जिनके जिम्मे हुतीस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, किसी के साथ कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई किसी को मार दे, किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू की बात आ जाए, तो जो पूरा मामला देखते थे, इनका जो नाम था अहमद अब्दुल्ला अली, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ये संभालते थे, इनको भी मारने का काम इजराइल ने कर दिया है। और साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, यानी जो विदेश की मामलों को देखते थे, जैसे किसी देश के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, कौन सी बिजनेस डील की जाएगी, किसके साथ हमें समझौता रखना है, किसके ऊपर हमें हमला करना है, ये तमाम चीज़ें जो देखते थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जमाल बिन अमीर, इनको भी मारने का काम इजराइल ने किया। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट, जो पूरे हुतीस ग्रुप में जो लड़के थे, खासकर नौजवान थे, उनका क्या भविष्य होगा, उनका क्या फ्यूचर होगा, वो खेल कूद में कितने आगे जाएंगे, आखिर यमन के लड़के भी पूरी दुनिया में जाएं, खेले कूदे, अपना नाम रोशन करें, इस काम को जो देखते थे, जिनका नाम था मोहम्मद अल मवालिद, इनको भी मारने का काम इजराइल ने कर दिया। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते थे, यानी अपने पूरे हुतीस ग्रुप का जो पूरा प्रशासन था हुतीस ग्रुप में और उनके कंट्रोल वाले हिस्से में जितनी जनता थी, उसको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी थी वो मोहम्मद अल मदानी की थी, इनको भी मारने का काम इजराइल ने कर दिया। तो ये टोटल अब लिस्ट निकल के सामने आ गई है और इस लिस्ट का मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल के पास जो इनपुट था बड़ा सटीक था। कितने टॉप डेलीगेशंस, इतने टॉप लीडरशिप के लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे और इस चीज को लेके बाकायदा इजराइल ने तैयारी की थी, बाकायदा मोसाद के एजेंटों ने अच्छी खासी जासूसी की थी और उसी जासूसी का रिजल्ट है कितना बड़ा नुकसान यमन को ये लोग पहुंचा गए। लेकिन भले ही यमन को नुकसान पहुंचाया गया हो, भले ही यमन को चोट मिली हो, लेकिन यमन ने आज फिर कसम खाई है और इस कसम की वजह से आज इजराइल के अंदर एक कैबिनेट मीटिंग होनी थी। अब डर का माहौल देखिए कि प्रधानमंत्री मरा यमन का, रक्षा मंत्री मरा यमन का, साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर मरे यमन के, लेकिन इसके बावजूद यमन की आर्मी ने जब फिर से कसम खाई और कहा कि हम बदला लेंगे और हमारी तरफ से अब काला दिन हो जाएगा इजराइल का, इजराइल में सूरज नहीं देखेगा, पूरा दिन काला हो जाएगा, ये कसम जब यमन की तरफ से खाई गई, तो अब जो कैबिनेट मीटिंग इजराइल की होनी थी उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया गया, उसकी लोकेशन को हाइड कर दिया गया, ये दिखा दिया गया कि जो लोकेशन है वो कहीं और है। क्यों? क्योंकि इतना डर है इनको यमन और हुतीस का कि अगर ये कहीं ओपन तौर पे मीटिंग करने आ जाते तो इनको पता है कि जिंदगी नहीं बचेगी, तो अपनी जान के लाले इनको पड़े हैं, ये भाग रहे हैं। खैर, आज हमास को भी बड़ा नुकसान हुआ। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि हमास के एक कमांडर याहिया सिनवार को मारा,
उसके बाद याह्या सिनवार की जगह जैसे मोहम्मद सिनवार ने ली, इसके बाद उनको भी मारने का काम इजराइल की आर्मी ने कर दिया था। लेकिन तब से लेके आज तक हमास की तरफ से इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई थी। हमास ने ना हाँ कहा था ना कहा था, बस यूं ही उस मामले को इग्नोर कर दिया था। लेकिन आज इजराइल की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला, और इस बड़े हमले में आज हमास के जो स्पोक पर्सन थे अबू उबैदा, उनको मार दिया। और जैसे इनको मार दिया, फिर हमास की तरफ से एक लिस्ट जारी होती है, उसमें 5-6 लोगों का नाम है, और उनमें से एक नाम मोहम्मद सिनवार का है। तो अबू उबैदा को मारने के बारे में पूरी दुनिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक हमास ने इसको कंफर्म नहीं किया है। लेकिन हमास कंफर्म करे या ना करे, अगर इजराइल ने दावा ठोका है तो इजराइल ऐसे क्लेम फर्जी नहीं करता। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इजराइल ने आज तक जिसको जिसको बोला है कि हमने उनको एलिमिनेट कर दिया, वो कुछ दिन बाद खबरों में आ गए हैं कि हाँ उनकी मौत हो गई है। जैसे अभी यमन के ऊपर जो हमला हुआ था, शुरुआत में यमन 2 दिन तक खामोश रहा, 2 दिन बाद यमन की तरफ से लिस्ट आई कि हाँ इतने लोग मारे गए। तो आज हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने, और इजराइल इसको सेलिब्रेट भी कर रहा। लेकिन अब इजराइल की मुसीबतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल इजराइल की जो आवाम है लगातार सड़कों पे है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा। आज इजराइल की आवाम ने सीधा सीधा यूएस से अर्ज किया है, उससे रिक्वेस्ट की है, मदद की गुहार लगाई है कि आप हमारे जो पूरे मामले हैं उसमें ध्यान से नजर रखें, और साथ ही सीज फायर करवाएं, जंगबंदी करवाएं। और अच्छा, इसके पीछे वजह सबसे बड़ी ये है, इनको भी पता है कि मामला कुछ बनेगा नहीं। अगर इजराइल अपने हमले जारी रखता है तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को नुकसान होगा और किसी को नहीं। क्योंकि एक प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोले, आप एक सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं। इसके बाद हमारी आर्मी भी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तब आप कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ भाई हम जीत रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन इधर इजराइल में क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन जारी रहेगा, गाजा को हम खाली करा के रहेंगे। लेकिन इधर थोड़ा सा ही मामला चेंज हो गया मोसाद को लेके। मोसाद के जो चीफ हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई हम मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जो मामला है वो हमारे पक्ष में नहीं जाएगा, इससे हमारे लोगों का नुकसान होगा। तो मोसाद के जो चीफ थे, जिनका नाम था डेविड वार्निया इस समय मीटिंग करने पहुंच गए नेतन्याहू के पास। साथ ही जो आईडीएफ के चीफ हैं एयाल जामिर, इनका भी मानना है कि भाई इस समय जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, इससे हमारे लोगों को नुकसान है, और नेतन्याहू की सरकार ये गलती करे। तो एयाल जामिर ने भी ये बात बोल दी। इधर जो एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जिनका नाम था हाने गवी ने भी साफ तौर पे कह दिया कि भाई ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑपरेशन सही नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों का नुकसान है। और भले ही अबू उबैदा को मार दिया गया हो, लेकिन परसों ही अबू उबैदा ने बड़ा साफ कह दिया था कि हमारे लोग यानी हमास के जो फाइटर्स हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, ये लोग अब उन्हीं बंधकों के साथ रहेंगे। यानी अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो मतलब बड़ा साफ है कि बंधक भी मारे जाएंगे, और बंधकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो इजराइल की सरकार की है। हमला बंद करे, सीज फायर करे, नहीं तो बंधक मरेंगे, हमारी कोई गलती नहीं। तो ये बात जब साफ तौर पे बोल दी गई तो अब आवाम में नाराजगी है कि भाई नेतन्याहू की सरकार क्यों रिस्क ले रही है, क्यों अपने लोगों को मरवाने पे तुली है, क्या इनका कोई और मकसद है, क्या इनका कोई और प्लान है? क्योंकि नेतन्याहू की सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि भाई हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बंधकों को आज़ाद करवाना है। तो जब आज़ाद करवाने के लिए सीज फायर का मौका है तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा? अब इसी को लेके पब्लिक में आक्रोश है, और धीरे धीरे नेतन्याहू की कुर्सी और सत्ता दोनों खतरे में है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है लेबनान से। लेबनान के अंदर फिर एयर स्ट्राइक हुई है, 2 जगहों पे एयर स्ट्राइक की गई है। पहला है अली अल तहर और दूसरा नबातिज। ये इन दोनों जगहों पे आज इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक हुई। बड़े साफ तौर पे आपको बता देता हूँ, ऑफ द टॉपिक जाके आपको बता दूं कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, एकमात्र मकसद पे वो काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र मकसद है ट्रिपल एच, यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूतीस का खात्मा कर देना। इसको लेके ये बंदा इतना डेस्परेट है कि अपने ही आवाम को मरवाने पे तुला हुआ है, अपनी ही आवाम को। अब लेबनान पे हमला, उधर हूतीस पे हमला, इधर हमास पे हमला, इधर सीरिया पे रेड करना। अगर ये चारों देश, आप ध्यान से सोचिएगा, एक तो दिक्कत इनकी ये है कि आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते।
ये चलक भगेगा, दूसरा ये चलक भगेगा, तीसरा ये चलक भगेगा, और ये चीज़ें जब लगातार चलती रहती हैं तो फिर मुसीबतों में पड़ते हैं। अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट करके कोई काम करते तो शायद चीज़ें दूसरी होती, लेकिन प्रॉब्लम इज़ डेट कि आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते ही नहीं, आपस में बातचीत नहीं करते, और इसका खामियाजा इनको खुद भुगतना पड़ता है। इधर आज फिर गजा से रिपोर्ट में देख रहा हूँ आ रही है कि गजा में आज फिर एक इजरायली सैनिक मारा गया। ये लड़ने जाते हैं, जब भी अलग अलग जो ग्रुप हैं, जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जब वो साथ में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं तो कोऑर्डिनेट होकर काम करने के बाद जीत जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपस में कोऑर्डिनेट करते नहीं है, और यही वजह है कि अब दिक्कत का माहौल है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही दोस्तों। ईरान में इस समय एक बड़ी अजीब सिचुएशन है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि भाई फेक खबर है, लेकिन यकीन मानिए जो भी खबरें आपको बताता हूँ वेल रिसर्च बताता हूँ, ऐसे हवा में नहीं बताता। ईरान की आवाम के पास इस समय एक अजीबोगरीब मुसीबत है। ईरान की आवाम को भड़काया जा रहा, कैसे हो आपको समझाता हूँ। अभी कल मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था कि जब ईरान के टॉप कमांडर को मारना था तो इजराइल ने उनको तो पकड़ नहीं पाए, ट्रैक कर नहीं पाए, तो इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है उसने उन टॉप कमांडर्स के बॉडीगार्ड के फ़ोन को हैक कर लिया। फ़ोन को हैक करने के बाद बाकायदा लोकेशन निकाली, और लोकेशन निकालने के बाद फिर तो वही हुआ जो हुआ था। अब उसी लोकेशन, उसी फ़ोन हैकिंग को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेवल पे लेके जाएं तो आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह को मारने के लिए पेजर अटैक हुआ था। पेजर अटैक में क्या था कि बाकायदा जितने भी पेजर थे उनको कनेक्ट किया गया, कंट्रोल किया गया, और एक खास कोड के जरिए उनको ब्लास्ट किया गया। जहाँ ये पेजर बनाए जा रहे थे वहाँ पे पहले मोसाद घुसता है, वहाँ पे एक बैटरी की जगह बारूद लगा देता है। ये चीज़ें भी आपको पता है। अब आप समझिए, ईरान की आवाम के पास फ़ोन है, फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट है, फ़ोन में गूगल है, फ़ोन में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और ये तमाम कंपनियां यहूदियों की है। जानबूझ के ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है यहूदियों द्वारा कि ईरान की आवाम को लगे कि जो खामनेई की सरकार है वो आवाम को मरवाने का, आवाम को परेशान करने का काम कर रही है। ऐसे एजेंडे के तहत ऐसी ऐसी रील भेजी जा रही, ऐसे ऐसे वीडियोस भेजे जा रहे हैं कि ईरान की जो आवाम है, जो यूथ है, वो इन्फ्लुएंस हो रही, और वो ये समझने को मजबूर हो रही है कि हाँ, अगर हम अमेरिका के साथ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। आयतुल्लाह खामनेई जो है वो देश के लिए खतरा है, और इस चीज़ को खामनेई साहब खुद भाग गए। उसके बाद कल उन्होंने बाकायदा अपनी आवाम को फिर से एड्रेस किया, फिर से संबोधित किया, और कहा कि यूथ, आप भटको मत, आप कुरान पढ़ो, आप मेहनत करो, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, बाकी ये भटकाने वाले तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यही बात है कि एक तरफ खामनेई साहब एक बार बोलते हैं, इधर सोशल मीडिया पे जानबूझ के ऐसी मुहिम चलाना, ऐसी कैंपेनिंग चलाना। अभी आपके सोशल मीडिया पे लगातार किसी एक पार्टी की तारीफ की वीडियो आने लगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई वो पार्टी सही है। इधर यही चीज़ हो रही है। ईरान में एक और पार्टी है जो रजा पहलवी की है, जो ईरान के राजा थे एक टाइम पे, उनके बच्चों की, वो अलग पैसे खर्च करके अपने लोगों को भड़का रहे। वो तो ये भी बता रहे कि मैं तो पहले ईरान का था। तो एक ईरान वाला ही जब ईरान को भड़काएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ईरान की आवाम को भड़काएगा तो बाहरी भड़काए तो भले काम न चले, लेकिन ईरान की आवाम अगर भड़काए और ईरान की आवाम को ही भड़काए तो फिर दिक्कत है। सेम चीज़ इस समय ईरान में है। खामनेई साहब लगातार परेशान है इसको लेके, लगातार अपनी आवाम को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन बार बार अमेरिका, इजराइल, रजा पहलवी जैसे लोग और तमाम वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लगातार इस प्रयास में है कि एनी हाउ सत्ता पलट हो जाए, एनी हाउ खामनेई एक बार चले जाए, फिर तो इजराइल की जीत भी निश्चित है, फिर तो ईरान पे कंट्रोल भी अमेरिका का हो जाएगा और मिडिल ईस्ट पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस वजह से अब ईरान के नागरिकों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये विदेशी ताकतें किसी की नहीं होती। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपके अपने देश से है। हालांकि एज ए आम आवाम इसका आपसे कोई संबंध डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो आपका संबंध है। कैसे आपको समझाता हूँ। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का काम ट्रंप की सरकार ने किया, टैरिफ लग गया। इसका मतलब क्या है कि भारत में कोई चीज़ अगर 100 रुपये की बनी है तो जब अमेरिका में बेची जाएगी तो वो चीज़ 200 की हो जाएगी। इस वजह से अमेरिका के जो लोग हैं उनको भारत की चीज़ें महंगी लगेंगी, और जब महंगी लगेंगी तो शायद ना खरीदें। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इससे हमको क्या नुकसान। ये तो बड़े लोग का मामला है, लेकिन नुकसान है मेरे भाई। नुकसान ये है कि इससे एक तो जो कंपनियां हैं उनके मालिक घाटा में जाएंगे। जब मालिक घाटे में जाएंगे तो फिर जो वर्कर है उनको तनख्वाह सैलरी सही से नहीं मिलेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसको लेके हमारी सरकार ने एक चीज़ सोची है, अगर ये हो जाता है तो ठीक है। दरअसल सरकार ने जैसे कोविड टाइम पे लोगों को पैकेट्स बांटे थे, सेम उसी तरीके से अब लोन बांटा जाएगा उन कंपनियों को ताकि उनको घाटा ना हो।
लेकिन अब यहाँ पे फिर वही सवाल है कि लोन हर कंपनी को मिलेगा या फिर लोन केवल अंबानी अडानी को मिलेगा, बड़े लोगों को मिलेगा, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक होंगी। खैर, तो ये ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी भारत में बड़ी अपडेट है। अब थोड़ी सी आपको गजा की अपडेट देता हूँ। गजा में लगातार मौत का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा, जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है भुखमरी की कगार पे लोग पहुंचते चले जा रहे हैं। 5,14,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इजराइल के हमले लगातार इंटेंस होते चले जा रहे हैं। कभी एयर स्ट्राइक हो रही, कभी यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको गोलियों से भून के मार दिया जा रहा, और ये तमाम चीज़ें इजराइल इस वजह से कर रहा जो कि इजराइल को अपने आप को एनी हाउ जल्द से जल्द गजा में काबिज कर लेना है। क्योंकि जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा नेतन्याहू के खिलाफ, जिस हिसाब से आर्मी और बाकी लोग बगावत कर रहे हैं, जिस हिसाब से मोसाद के एजेंट खिलाफ हो गए हैं, जिस हिसाब से गजा को लेके अब इजरायली लोग ही खड़े हो गए हैं, अब नेतन्याहू के पास ज़्यादा मौका नहीं है। इस वजह से नेतन्याहू चाह रहा कि जल्द से जल्द गजा को कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि अगर एक बार लोग का दिमाग फिर गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। खैर, तो अभी के लिए ये बड़ी खबर है। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और कितने लोग हैं जिनको मेरी खबरें देखना पसंद है आज प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए। अच्छा, कोई गलती हो तो बताइए, उसको सुधार किया जाए। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। और रात वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि उसमें भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया की ऐसी खबरें होती हैं जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जेब कनेक्ट होता है, आपका दिल कनेक्ट होता है। इस चीज़ को आप समझिएगा और ज़रूर आके देखिएगा। खैर, थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला हिफाजत करे।